बहुत बहुत स्वागत। अपना एमपी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। नरेंद्र सिंह तोमर ने नामांकन भर दिया है। इसी के साथ केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बेटी के साथ नामांकन दाखिल किया है। वो पहुंचे नामांकन केंद्र और बेटी के साथ उन्होंने नामांकन दाखिल किया। तो दिमनी से भाजपा के उम्मीदवार है नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री, लंबा प्रोफाइल और तकरीबन 15 साल बाद विधानसभा चुनाव में लंबा पोर्टफोलियो, बतौर केंद्रीय मंत्री, मध्य प्रदेश बीजेपी के कद्दावर नेता, और अब नामांकन दाखिल किया है दिमनी से। सामने कांग्रेस की तरफ से भी तोमर, रविंद्र तोमर। इस पूरी विधानसभा में तकरीबन 60,000 तोमर वोटर हैं और यही वजह है कि मुकाबला बेहद दिलचस्प। उनकी बेटी भी अंशिका, उनकी बेटी को भी वो लेकर गए हैं। ये भी बड़े सियासी समीकरण दिलचस्प है। बिल्कुल। और देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर काफी खुश भी नजर आ रहे हैं। अपनी बेटी के साथ वो नामांकन केंद्र पहुंचे और दिमनी में देखिए किसके बीच टक्कर है। बीजेपी से नरेंद्र सिंह तोमर चुनावी मैदान में हैं और कांग्रेस की तरफ से रविंद्र तोमर चुनावी मैदान में हैं। यहाँ दोनों ही प्रत्याशी तोमर हैं और इसीलिए भी मुकाबला बहुत जबरदस्त कहा जा रहा है। तो दिमनी से भाजपा के उम्मीदवार नरेंद्र सिंह तोमर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। नामांकन केंद्र पहुंचे और उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया है। बेटी के साथ मौजूद है। बेटी के साथ वो यहां पर पहुंचे और उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया। तो इस हाई प्रोफाइल मुकाबले को भी समझ लीजिए। नरेंद्र सिंह तोमर वर्सेस बनाम रविंद्र तोमर। तोमर वोट यहां पर फैसलाकुन स्थिति में दिमनी सीट से अब नरेंद्र सिंह तोमर, उनके सामने रविंद्र तोमर। स्थितियां साफ। अब आपके जनादेश का इंतजार। नॉमिनेशन फाइल कर दिया है, अपनी बेटी के साथ पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। और इधर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की मौजूदगी में ही कांग्रेस की जो पूर्व विधायक है सविता दीवान और उनके पिता कई साथियों के साथ बीजेपी में शामिल हुए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने न्यूज 18 से खास बातचीत भी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी की नीतियों से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आगे उन्होंने क्या कहा आपको सुनाते हैं। उन्हें चुनाव को लेकर तमाम सरगर्मियां ऐसी चल रही है। हमारे साथ नरेंद्र सिंह जी मौजूद हैं। सर, लगातार बीजेपी से लोग जुड़ते जा रहे हैं, किस तरीके से? ये हम आपको 30 तारीख को बताएंगे। आज बहुत प्रसन्नता का विषय है। कांग्रेस पार्टी की पूर्व विधायक और पूर्व प्रदेश की महामंत्री सविता दीवान जी भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ग्रहण की है। मैं उनका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। राम मंदिर को लेकर एक सवाल है सर। जिस तरीके से कमलनाथ जी कह रहे हैं कि राम मंदिर भाजपा ने नहीं बनवाया, न केवल भाजपा का नहीं है। कांग्रेस राम मंदिर बनाने की विरोधी थी, उसने शपथ पत्र देकर उसका विरोध किया। कांग्रेस राम सेतु का विरोधी थी, उन्होंने शपथ पत्र देकर विरोध किया। उनको इस मामले में कोई तर्क देने का अधिकार नहीं। तो देखिए, ये केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि ये वही कांग्रेस ने राम मंदिर का विरोध किया और ऐसे में उनको राम मंदिर के बारे में बात करने का अधिकार नहीं है। कैमरामैन जतावर के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज 18 भोपाल। तो पन्ना में कांग्रेस पर शिवराज सिंह चौहान बरस गए हैं। शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी के तीनों प्रत्याशियों को बधाई दी और बोले, हम अपने कामों को लेकर जनता के बीच निकले हैं। लाडली बहना योजना एक सामाजिक क्रांति है। इस योजना ने बहनों की जिंदगी बदल दी है। सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस में तो चक्की चल रही है। इस बार दिग्विजय सिंह की चक्की ने कमलनाथ को पीस डाला। दिग्विजय ने सभी कमलनाथ समर्थकों के टिकट कटवा दिए। अब टिकट कटवाकर कमलनाथ के कुर्ते फड़वा रहे हैं। इंडी गठबंधन पर बोले शिवराज सिंह चौहान, एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा तो कोई उधर गिरा। भाई बलजेंद्र जी को, राजेश जी को, प्रहलाद जी को, और चूंकि अध्यक्ष जी का ये क्षेत्र है इसलिए उनको भी। भारतीय जनता पार्टी सुनियोजित ढंग से अपने प्रचार के काम में लग गई है। पन्ना के आज 3 फॉर्म भरे गए हैं और हम अपने विकास के काम और जन कल्याण के काम
एक तो प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने जो प्रगति और विकास की है और मध्य प्रदेश को जो सौगातें मिली है उनको लेकर, और राज्य सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने जो मध्य प्रदेश में विकास और जन कल्याण के काम किया। अब कल्पना करो, पन्ना में मेडिकल कॉलेज, पन्ना में एग्रीकल्चर कॉलेज। अब पन्ना के विकास की कल्पना तो करें, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है। ये सचमुच में अद्भुत और अभूतपूर्व है, और हम इन्हीं कामों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। जन कल्याण की योजनाएं जैसे लाडली बहना योजना एक सामाजिक क्रांति है जिसने बहनों की जिंदगी बदल के रख दी है। तो हम तो अपने इन कामों को लेके जनता के बीच निकले हैं, लेकिन कांग्रेस में तो चक्कियां चल रही है अभी। कमलनाथ जी कहते हैं कि मेरी चक्की बहुत बारीक पीसती है, लेकिन इस बार दिग्विजय सिंह की चक्की ने कमलनाथ जी को ही पीस दिया। कहा कमलनाथ जी ने कि कुर्ते फाड़ो दिग्विजय सिंह के, जयवर्धन के, लेकिन सब कमलनाथ समर्थकों के टिकट कटवा के अब दिग्विजय सिंह कुर्ते फटवा रहे हैं कमलनाथ जी के। और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हो गई है राम मंदिर की एंट्री। राजधानी में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हैं राम मंदिर की भव्य तस्वीर के साथ बीजेपी का प्रचार। होर्डिंग्स में राम मंदिर की तस्वीर के साथ पीएम मोदी और बीजेपी का प्रचार। होर्डिंग्स में लिखा गया, भव्य राम मंदिर बनकर हो रहा तैयार, फिर इस बार भाजपा सरकार। तो देखिए होर्डिंग्स यहां पर दिखाई दे रहे हैं, चुनावी माहौल है। दूसरी तरफ आप इस होर्डिंग को देखिए, भव्य मंदिर की जो तस्वीर है वो दिखाई दे रही है, और साथ ही तमाम ऐसे चेहरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा और जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान का चेहरा भी आप देख रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल का चेहरा भी आप देख रहे हैं। ऐसे कई नेता हैं जिनके चेहरे आप देख सकते हैं, और ये भव्य राम मंदिर बनकर हो रहा तैयार, ये भी लिखा गया है, फिर इस बार भाजपा सरकार। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में राम मंदिर की एंट्री हो चुकी है। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होना है, लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में आपको हम दिखाते हैं, राजधानी भोपाल की सड़कों पर जगह जगह पर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं जिसमें भव्य राम मंदिर की तस्वीर दिखाई गई है और लिखा गया है कि भव्य राम मंदिर बनकर हो रहा तैयार, फिर इस बार भाजपा सरकार। तो पीएम मोदी के नाम के सहारे, पीएम मोदी के चेहरे पर जो है बीजेपी मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ रही है, लेकिन राम मंदिर के नाम पर भी मध्य प्रदेश में वोट मांगने की तैयारी बीजेपी ने कर ली है। जनवरी 2024 में राम मंदिर का उद्घाटन होना है और ये कहा जा रहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे को पेश कराने का काम करेगी, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि 2023 के विधानसभा के चुनाव में भी राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। और यही वजह है कि सिर्फ राजधानी नहीं बल्कि प्रदेश के कई हिस्सों में अलग अलग जगह पर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाकर ये बताने की कोशिश हो रही है कि भव्य राम मंदिर बनाया जा रहा है और इसका क्रेडिट सीधे बीजेपी को जाता है। तो ये तस्वीरों में साफ हो गया है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी अपने साथ लेकर जाने की तैयारी में है। कैमरा पर्सन संजय नामदेव के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। तो विंध्य जनता पार्टी के संस्थापक नारायण त्रिपाठी ने बयान दिया है और उन्होंने कहा, हमने हमेशा विंध्य प्रदेश की मांग की, जब हमने विंध्य प्रदेश की मांग रखी तो हमें बागी बना दिया गया। विंध्य जनता पार्टी की 25 प्रत्याशियों की सूची भी सामने आई है। 40 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा ये पार्टी कर रही है। मैहर से खुद नारायण त्रिपाठी चुनाव लड़ेंगे। भोपाल के दक्षिण पश्चिम विधानसभा में भी बीजेपी ने अपना कैंडिडेट उतारा है, मनीष पांडे। नारायण त्रिपाठी ने बीजेपी से बागी होकर यह पार्टी बनाई है। हालांकि नारायण त्रिपाठी हमेशा डावाडोल राजनीतिक आस्थाओं का एक नाम नारायण त्रिपाठी रहे हैं। बुरा लगे, बहुत बात आप सभी को आज विंध्यवासियों को प्रणाम करते हुए ये सूची दे रहा हूं। अभी शाम को और जारी करेंगे, कल और जारी करेंगे। 2-3 दिन के अंदर 30 तारीख लास्ट डेट है, 30 तारीख तक
जितनी भी जो सूची होगी मीडिया के द्वारा आप सबको सौंपेंगे। और आज जिनके हम सूची घोषित कर रहे हैं उनसे भी हम चाहेंगे कि सभी लोग आज अपने अपने नामांकन दाखिल कर दें। 30 तारीख का लास्ट डेट है, 30 तारीख को परेशानी होगी। अब इसके बाद मैं सबसे फिर निवेदन करूंगा, किसी को यह न लगे कि मैं यहां से निकल गया। कोई और अब बात सीधी की, जहां सियासी दिग्गज मैदान में उतर चुके हैं। सभी दलों के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल कर लिया है। बीजेपी से सांसद रीति पाठक सीधी विधानसभा के चुनावी रण में हैं। रीति पाठक को केदारनाथ शुक्ल की जगह मैदान में उतारा गया है, जिसके बाद कांग्रेस पूरी तरह हमलावर हो चुकी है। कांग्रेस के तमाम नेता, सांसद और बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। चुरहट से कांग्रेस प्रत्याशी अजय सिंह राहुल ने सांसद के हार का दावा किया है, तो वहीं सियावल प्रत्याशी पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल वर्तमान में चल रही योजना को कांग्रेस की योजना बता रही हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी नेताओं के बीच जमकर गुट्टेबाजी चल रही है। तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी और सांसद रीति पाठक ने सभी पर जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता हमारे साथ है। हमारी पार्टी जो आदेश देती है कार्यकर्ता वही करते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्रकूट दौरा है। प्रधानमंत्री अपने दौरे के दौरान चित्रकूट में अरविंद भाई मफतलाल की 100वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। उनकी समाधि पर वो पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। फिर सदगुरु सेवा संघ के कर्मचारियों को संबोधित करेंगे। सदगुरु सेवा संघ के अस्पताल की व्यवस्था को देखने के बाद वो एक नई विंग के पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। चित्रकूट दौरे के दौरान पीएम मोदी तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य महाराज से मुलाकात करेंगे। उनकी पुस्तक का विमोचन करेंगे। सुरक्षा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो चित्रकूट है तैयार, पीएम मोदी का इंतजार। और आज चित्रकूट के दौरे पर पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री। बस पीएम मोदी का इंतजार किया जा रहा है। हालांकि मिनट टू मिनट कार्यक्रम अब तक नहीं आ पाया है, और जैसे ही वो कार्यक्रम आएगा सबसे पहले न्यूज 18 आप तक पहुंचाएगा। जगत गुरु रामभद्राचार्य से आज उनकी मुलाकात भी होनी है। तो एक तरफ से राजनीतिक और आध्यात्मिक जगत के, एक तरफ राजनीति का वैश्विक नेता, दूसरी तरफ आध्यात्मिक जगत के शिरोमणि जगत गुरु रामभद्राचार्य। तो इस मुलाकात पर जाहिरा तौर पर सबकी नजर रहेगी। इसके अलावा सौगातें भी रहेंगी। बिल्कुल, और ऐसे में दोनों के ही मिलन को देखने के लिए काफी बेताब है जनता। खासतौर पर चित्रकूट को सजा दिया गया है अलग अलग फूलों से। प्रधानमंत्री के आगमन के पहले तुलसी पीठ की भी सजावट आज अलग है। प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत कटारे हमारे साथ लगातार हमें सुबह से जो जानकारी दे रहे हैं। प्रशांत, कितना समय और बचा है, कब आएंगे प्रधानमंत्री चित्रकूट, इसको लेकर क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल अंशिका, दरअसल पहले चर्चा हो रही, पहले कहा जा रहा था 1:30 बजे के आसपास तक, और अब जो सूचना मिल रही है लगभग 1:45 बजे तक इस जगह पर सदगुरु सेवा ट्रस्ट पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और हालांकि यहाँ कई कार्यक्रम हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि 1.5 घंटे का समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदगुरु सेवा ट्रस्ट में दे रहे हैं। और 1.5 घंटा अगर पीएम मोदी दे रहे हैं तो कितनी महत्वपूर्ण ये ट्रस्ट होगी और किस लिहाज से महत्वपूर्ण है ये भी समझ लीजिए। दरअसल ये ट्रस्ट देश के सबसे बड़े उन नेत्र अस्पतालों में है जहां फ्री ऑफ कॉस्ट, बेहद कम दामों में लोगों की आंखों का इलाज होता है, और देश भर से लोग यहां पर बेहतरीन इलाज कराने आते हैं, वो भी बेहद कम दामों में। दूसरा ये कि एक नई इमारत चूंकि बन रही है, तो यहां आज हो सकता है कि मरीजों जो यहां मरीज इलाज कराने आ रहे हैं उन्हें थोड़ी सी परेशानियां जरूर हो रही होगी। हालांकि 5 बजे के बाद वो भी स्थिति सामान्य हो जाएगी, लेकिन उनके लिए और बेहतर सुविधाएं, बेहतर सेवाएं आने वाले दिनों में मिल पाएंगी। ये एक बहुत अच्छी बात है जो इस नेत्र चिकित्सालय में आने वाले लोग हैं सदगुरु सेवा ट्रस्ट के। चूंकि न केवल एक नई इमारत, नई तकनीक, नई मशीनें उस इमारत में आ रही हैं, एक नई इमरजेंसी एयर सेवा की भी शुरुआत हो रही है, यानी उसका लाभ भी यहाँ के जो मरीज हैं उन्हें इसका सीधा लाभ मिल पाएगा।
दूसरा एक जो छोटी सी वहां पर लोगों को संबोधित भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, वो भी इसी लिहाज से आशीर्वचन के तौर पर होने जा रहा है। लेकिन इस ट्रस्ट का जो ताल्लुक है वो गुजरात से है। दरअसल अरविंद भाई मफतलाल जो कि बेहद बड़े व्यापारी, मैं चाहूंगा प्रशांत जानकारी के साथ अगर तस्वीरें दिखाने के सिलसिले चलते रहे तो और दर्शकों के लिए ज्यादा मुफीद भी होगा। आप अपनी जानकारी भी दे सकते हैं। एक और एड ऑन मेरा सवाल भी है। राम भद्राचार्य कह रहे हैं कि आशीर्वाद भी मिलेगा और 24 में जीत का प्रसाद भी मिलेगा। आप जानकारी भी दें, तस्वीरें भी दिखाएं प्रशांत जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। खिलान से कहूंगा, खिलान जरूर ये तस्वीरें जरूर दिखाएं, चूंकि एक बार यहां पर कारकेड ड्राई रन भी कर चुका है और यानी ये संकेत होते हैं कि अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सभा स्थल पर या जो आयोजन स्थल है वहां पर पहुंचने का। और कुछ ही देर में, कहा जा रहा है 1:45 बजे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा स्थल पर पहुंचेंगे और ये पूरा जो एरिया है सैनिटाइज कर दिया गया है वहां रघुवीर मंदिर के पास। और यहां पर एक तरफ ट्रस्ट है, दूसरी तरफ तुलसी पीठ है। यही दो मेन कार्यक्रम है। वहां रघुवीर मंदिर के पास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रघुवीर मंदिर भी जाएंगे और फिर एक आयोजन तुलसी पीठ के अंदर है जहां पुस्तक का विमोचन होना है, भाष्य का विमोचन होना है। उसमें तमाम जो गणमान्य लोग हैं वो उस विमोचन कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। और जैसा कि ललित, क्या प्रधानमंत्री के वेलकम के लिए वहां पर कोई नेता भी पहुंचेंगे, इसकी कोई जानकारी आपके पास? जी जी बिल्कुल। अभी तक देखिए, अभी तक पॉलिटिकल्स यहां पर मूवमेंट देख नहीं रहे हैं। हालांकि कुछ, चूंकि यूपी ये लगा हुआ बेल्ट है, यूपी से जरूर पॉलिटिकल्स का मूवमेंट शुरू हुआ है। कुछ मेहमानों के तौर पर कुछ विधायक और सांसदों में जरूर यहां पर पहुंचे हैं यूपी से ताल्लुक रखने वाले। तो सियासी बहुत ज्यादा मूवमेंट अभी वैसा तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जी 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 चलिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत आपका इस तमाम जानकारी के लिए। प्रशांत लगातार बने हुए हैं, हर अपडेट सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप तक पहुंचाएगा। बिल्कुल। प्रगति मैदान के भारत मंडपम में 7वीं इंडियन मोबाइल कांग्रेस को पीएम मोदी ने उसका उद्घाटन कर दिया है और इस इवेंट में जियो ने अपने नए सैटेलाइट ब्रॉडबैंड को लॉन्च किया। रिलायंस इंफोकॉम लिमिटेड के चेयरमैन आकाश अंबानी ने पीएम मोदी की मौजूदगी में जियो स्पेस फाइबर को लॉन्च किया है। भारत के दूर दराज के इलाकों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सेवाएं देने वाले रिलायंस जियो पहली गीगा फाइबर आधारित सेवा देगा। इस दौरान रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने पीएम मोदी को जियो स्पेस फाइबर की क्षमताओं के बारे में जानकारी दी। साथ ही जियो की आने वाली सेवाओं की तकनीक को भी विस्तार से समझाया। टेक्निकल चीजों को विस्तार से यहां पर समझाया गया है। आप देखिए, तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। भारत मंडपम में प्रधानमंत्री मौजूद रहे। चेयरमैन आकाश अंबानी जी इस वक्त मंडपम में हैं और लगातार जियो के जो स्टॉल्स हैं उनको भी उन्होंने देखा है। सर, किस तरीके से मानते हैं आप, चैलेंजेस क्या है टेलीकॉम इंडस्ट्री के सामने आगे? अभी तो ग्रोथ ही है टेलीकॉम इंडस्ट्री 5G को लेकर। एंड मेरा बहुत बहुत थैंक्स टू श्री पीएम जी। ही हैज इनोवेटेड अस, made us innovate and energized us to take India to the forefront of 5G technology. सर, जियो ने जिस तरीके से 5G और 6G को लेकर के अपनी प्लानिंग की है, क्या मानते हैं आने वाले वक्त में और क्या चैलेंजेस रहने वाले हैं? अभी हर इंडियन को कनेक्ट करना है, हर घर को कनेक्ट करना है और ये अपना पूरा कोशिश होएगा। प्रधानमंत्री का जो विजन है गांव और ग्रामीण और सुदूरवर्ती जो इलाके हैं वहां तक इंटरनेट पहुंचे, बिल्कुल पहुंचाएंगे। हर जगह इंडिया में इंटरनेट पहुंचाएंगे और पूरी कोशिश हमारी ऐसे ही रहेगी। तो देखिए, आकाश अंबानी जो कह रहे हैं कि गांव-गांव तक जो प्रधानमंत्री का लक्ष्य है इंटरनेट को पहुंचाने का, उसको लेकर के जियो ने पूरी तरह से कमर कस ली है और आने वाले वक्त में जियो की 5G और 6G सेवाएं और भी सुदूरवर्ती इलाकों तक पहुंचेंगी। कैमरामैन कार्तिक के साथ दर्पण मिश्रा, न्यूज 18, प्रगति मैदान का मंडपम, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति मैदान के भारत मंडपम में 7वें भारतीय मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किया। 3 दिवसीय इवेंट दिल्ली के प्रगति मैदान में हो रहा है। टेक्नोलॉजी लवर्स के लिए ये इवेंट बहुत खास है, जिसमें नए इनोवेशन के साथ बेहतर नेटवर्किंग और टेलीकॉम सेक्टर को लेकर कई बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। ये इवेंट 29 अक्टूबर तक चलेगा। इस इवेंट में दुनिया भर से 31 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। वहीं कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि 5G सेवाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है। हम न सिर्फ भारत में तेजी से 5G का विस्तार कर रहे हैं, बल्कि 6G के क्षेत्र में भी लीडर बनने की दिशा में बढ़ रहे हैं।
अभी कुछ मिनट पहले मैंने यहां एग्जीबिशन में लगे कुछ स्टॉल्स देखे। इस एग्जीबिशन में मैंने उसी फ्यूचर की झलक देखी, चाहे टेलीकॉम हो, टेक्नोलॉजी हो या फिर कनेक्टिविटी, चाहे 6G हो, AI हो, साइबर सिक्योरिटी हो, सेमीकंडक्टर्स हो, ड्रोन या स्पेस सेक्टर हो, डीप सी हो, ग्रीन टेक हो या फिर दूसरे सेक्टर्स। आने वाला समय बिल्कुल ही अलग होने जा रहा है और ये हम सभी के लिए खुशी की बात है कि हमारी युवा पीढ़ी देश के भविष्य का नेतृत्व कर रही है। हमारी टेक रिवॉल्यूशन को। और इसी के साथ अपना एमपी में इतना ही। आगे भी खबरें जारी रहेंगी, आप बने रहिए हमारे साथ।